देखो हमारी क्लास चल रही थी, हम पढ़ रहे थे महाजनपद काल। ठीक है, अगर मैं जैसे 2-5 मिनट में पिछली क्लास का रिवीजन करूँ, आपको बताऊं कि क्या हमारे बीच में चल रहा था, क्यों कौन सी क्लास चल रही थी, कौन से टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो देखें कि हम पढ़ रहे थे महाजनपद काल। महाजनपद काल को हमने देखा कि द्वितीय नगरीकरण की जो वो काल है उसको द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्या वजह है द्वितीय नगरीकरण कहने की, तो हमने देखा था कि वैदिक सभ्यता के बाद में जैसे ही हर एक चीज़ों में विकास हुआ, एकदम से राजनीतिक आर्थिक सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ, इस कारण इसको द्वितीय नगरीकरण भी कहा गया। वो सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हमने देखा महाजनपदों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं, कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जिनसे हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखो हमने देखा, हाँ जी गुड मॉर्निंग। तो देखो हमने देखा कि जैन साहित्यों के बारे में हमने देखा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हमने देखे, ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड ब्राह्मण साहित्यों के बारे में हमने देखा, जिनमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमने 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में भी चर्चा की थी। ठीक है, उसके बाद हमने 1 बाय 1 एक एक जनपद के बारे में देखा कि कौन सा जनपद वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब हमने कल 10 जनपदों तक हमने जो चर्चा कर ली थी, आगे हम बात करते हैं 11th मतलब 11वें जनपद से हम आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, चलो हम आज से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 10वें नंबर तक के जनपद की हमने चर्चा कर ली थी। आज हम 11वें जनपद नहीं महाजनपद। ठीक है, अब महाजनपद 11th नंबर का जो महाजनपद है इसके बारे में हम देखते हैं आज। तो देखो ये जनपद है मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? वर्तमान समय में जो मत्स्य महाजनपद है ये राजस्थान जो स्टेट है, राजस्थान स्टेट के जो कुछ ज़िले हैं जैसे अलवर हुआ, भरतपुर हुआ, धौलपुर हुआ और जयपुर वाला जो क्षेत्र है जिसमें बेराठ आधुनिक, ठीक है, वो क्षेत्र आते हैं। ये किस में आते हैं? मत्स्य महाजनपद में। ठीक है, अगर हम इसकी राजधानी की बात करें मत्स्य महाजनपद की, तो इसकी राजधानी का नाम है विराटनगर। ठीक है, विराटनगर देखें तो वर्तमान समय में विराटनगर कहाँ पर स्थित है? तो विराटनगर देखें वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसके अंदर स्थित एक स्थल है बेराठ। तो वर्तमान समय में जो बेराठ है वो ही प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। ओके, फिर देखो अगर हम मत्स्य महाजनपद की बात करें तो मत्स्य महाजनपद का महाभारत से काफ़ी गहरा संबंध रहा है। महाभारत काल के समय जब आपको पता होगा कि पांडवों को कौरवों के द्वारा अज्ञातवास और वनवास की अज्ञातवास के दौरान उनको जब अपने राज्य से बाहर निकाल दिया गया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास उनको बिताने के लिए दिया गया था। ठीक है, हाँ जी गुड मॉर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि जो पांडव थे, 5 भाई, उन्होंने 1 वर्ष का अज्ञातवास इसी मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है विराटनगर वहाँ बिताया था। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्थिति की बात करें कि मत्स्य महाजनपद की आसपास की, हाँ जी बिल्कुल अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। अभी इससे पहले देखो हमने ओनली ये क्लास देखी है, ये जो स्लाइड है ओनली ये स्लाइड हमारा 11th नंबर का जो मत्स्य महाजनपद है यहाँ से हमने स्टार्ट किया है जी, टेंशन मत लिया करो आप इतने। देखो तो ये हमने देखा इसकी स्थिति वर्तमान समय में कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, जयपुर वाला जो क्षेत्र है, धौलपुर वाला जो क्षेत्र है, ये मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। ओके, इसकी राजधानी विराटनगर है जो आधुनिक समय में जयपुर के अंदर बेराट नामक स्थल पर है। ये हम देख रहे थे। बस आगे देखें तो हम बात कर रहे थे कि जो मत्स्य महाजनपद है इसकी सीमाएं देखो, अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान में, उस अरावली पर्वतमाला से लेके उत्तर दिशा, उत्तर की तरफ हम बात करें तो सरस्वती नदी के आसपास तक मत्स्य महाजनपद का विस्तार था। ओके, अब देखें
महाभारत कालीन एक राजा था, राजा विराट, ठीक है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। महाजनपद कालीन राजा विराट था जो यहाँ का राजा था। कहाँ का? विराटनगर मत्स्य महाजनपद का। ये यहाँ पर पांडवों के द्वारा 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया गया, ठीक है। अब देखें कि मत्स्य महाजनपद का अगर सर्वप्रथम उल्लेख की हम बात करें कि सर्वप्रथम इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो हमें इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। और इसके बाद में ऋग्वेद के बाद में शतपथ ब्राह्मण में भी इसका हमें उल्लेख मिलता है, और शतपथ ब्राह्मण के बाद में कौशितकीय उपनिषद जो है इसमें भी हमें मत्स्य महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आगे देखें तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट जो महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन की हम बात करते हैं तो जो सूरसेन महाजनपद है, अगर इसकी वर्तमान समय में अगर हम इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये स्थित है वर्तमान में जो मथुरा है यूपी वाले क्षेत्र में, यूपी स्टेट में, उत्तर प्रदेश वाले जो उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है उसमें मथुरा के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? सूरसेन महाजनपद, ठीक है। उस समय जो सूरसेन महाजनपद था उसका वर्तमान समय में क्षेत्र कौन सा है? मथुरा के आसपास, ओके। अब बात करें कि जो यमुना नदी है मथुरा के आसपास जो बहने वाली यमुना नदी है इसके किनारे स्थित है मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर कौन से राजवंशों का शासन था, तो यादव वंश। हम मथुरा को जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के से संबंधित होने के कारण, है ना। तो आपको सबको पता ही होगा कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं ये कौन से वंश से रिलेटेड थे, तो इनका वंश था यादव वंश, ओके। तो जो यहाँ पर यादव वंश का राज्य हुआ करता था, ठीक है। और यादवों की जो एक शाखा है, भगवान श्री कृष्ण का जो वंश है वो कौन सा वंश था? यादवों की एक शाखा मानी जाती है वृष्णि शाखा, ठीक है। वृष्णि वंश या वृष्णि शाखा, यादव वंश की एक शाखा है वृष्णि वंश या वृष्णि शाखा। इससे रिलेटेड कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और जो भगवान श्री कृष्ण थे यादव वंश से संबंधित थे, और यादव वंश का शासन कहाँ पे था? मथुरा में, जो क्या थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी, ठीक है। आगे बात करें तो हम महाजनपद की बात करते हैं नेक्स्ट, उसका नाम है अस्मक। कल वाली क्लास में भी हमने बताया था कि अस्मक का एक नाम हमें अस्सक भी मिलता है, मतलब दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ओके। तो देखो कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, बाकी जितने भी महाजनपद हैं वो सभी उत्तरी भारत में या उत्तरी पूर्वी भारत में या उत्तरी पश्चिमी भारत में पाए गए हैं, लेकिन दक्षिण भारत में ओनली एकमात्र महाजनपद है दक्षिण भारत में, ठीक है, गोदावरी नदी के आसपास। बाकी जितने भी महाजनपद हैं लगभग या तो इस वाले एरिया में हमें प्राप्त हुए हैं। मत्स्य वाला जो हमारे जो ये राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग वाले क्षेत्र में, इधर से हमें उस टाइम पे पंजाब पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, तो गांधार और कंबोज वाला क्षेत्र जो उस टाइम हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था, इस वाले क्षेत्र में है, ठीक है। मतलब जितने भी महाजनपद है सारे के सारे हमें उत्तरी भारत में मिले हैं, इस वाले क्षेत्र में मिले हैं। लेकिन दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है ये वाला, इसमें स्थित एकमात्र महाजनपद हमें मिलता है अस्मक, ओके। तो देखो गोदावरी नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है जिसकी राजधानी हमें मिलती है या तो पोतन या फिर कहीं जगह इसका नाम मिलता है पोदन्य, ठीक है। अब बात करें कि जैसे हमने कौशल महाजनपद के बारे में पढ़ा था, कौशल महाजनपद वही महाजनपद जहां हमने देखा था इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड सूर्यवंशी राजाओं का शासन था, जिसमें हमने राजा दशरथ, है ना, भगवान श्री राम, उनका जो राज शासन था, उनका जो वंश था, उनका शासन इस कौशल महाजनपद में था, ठीक है। तो वहाँ की तरह ही यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश का शासन था कौशल महाजनपद में, ठीक है। तो अस्मक जो महाजनपद है यहाँ पर भी इक्ष्वाकु वंशी शासकों की एक शाखा का यहाँ पर भी शासन था, ठीक है। समझ में आ गया?
इसमें देखो आगे क्या होता है कि बुद्ध काल में, जब गौतम बुद्ध का काल आता है, उस काल में अवंती जो महाजनपद था, जो बहुत शक्तिशाली था मगध के पश्चात, मतलब मगध तो एकमात्र बहुत शक्तिशाली महाजनपद बन चुका था, सेम उसी प्रकार अवंती भी खुद एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। तो अवंती ने क्या किया, बुद्ध काल में अस्मक पर विजय प्राप्त कर ली और अस्मक को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर लिया। ठीक है, आगे देखें, जो अस्मक है उसके बारे में हमें एक चीज और पता चलती है कि यहाँ पर एक राजा था अरुण। ठीक है, अरुण नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है जिसने क्या किया था, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। हमें सेकंड कलिंग विजय के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है, हमें जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि अशोक ने कलिंग विजय की थी। ठीक है, उससे पहले ही हमें कलिंग विजय का प्रमाण मिलता है कि उससे पहले ही किसी राजा के द्वारा कलिंग को जीत लिया गया था। हमें कहाँ प्रमाण मिलते हैं कि अस्मक के एक राजा हैं अरुण, जिनके द्वारा कलिंग को अशोक से पहले ही एक बार पहले भी विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, आगे देखें, हम नेक्स्ट महाजनपद की बात करें तो देखो आगे जो है वो जनपद है अवंती महाजनपद। तो अवंती महाजनपद के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी वर्तमान समय में स्थिति जो है वो है पश्चिम व मध्य मालवा मध्य प्रदेश वाले जो क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्तमान समय में जो ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश वाला, यहाँ पर प्राचीन काल में अवंती महाजनपद स्थित था। ओके, तो इसमें देखो आसपास देखें, उत्तर प्रदेश में शिप्रा नदी जो बहती है, शिप्रा नदी से और लेके ग्वालियर के आसपास वाले जो क्षेत्र है, इसके अलावा दक्षिण में जो नर्मदा नदी घाटी है, दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी जो मध्य प्रदेश में है, और इसके उत्तरी भाग में उत्तरी वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के शिप्रा नदी से लेके, और दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत, मतलब ये जो क्षेत्र था यहाँ तक ये अवंती फैला हुआ था। समझ में आ गया, ये काफ़ी इसका विस्तार इसका क्षेत्रफल काफ़ी अधिक था। उत्तर में उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश तक के एरिया तक में ये क्षेत्र जो ये महाजनपद था ये फैला हुआ था। ठीक है, अब इसकी हमें 2 राजधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस चीज से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस क्षेत्र की, जिस महाजनपद की 2 राजधानियां हैं, इट मीन्स इसका क्षेत्रफल काफी अधिक होगा, इसीलिए इसकी 2 राजधानियां बनाई गई शासन को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए। ठीक है, तो देखो उत्तर में इसकी राजधानी मिलती है हमें उज्जैनी। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी मिलती है हमें उज्जैनी, और दक्षिणी भाग मतलब दक्षिणी जो क्षेत्र है उसकी राजधानी हमें मिलती है माहिष्मती। ठीक है, अब आप माहिष्मती का कनेक्शन उससे मत ले लेना जो आपने बाहुबली मूवी में देखा था। ठीक है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो ये उज्जैनी, उत्तरी अवंती, दक्षिण वाले जो भाग है उसकी राजधानी माहिष्मती। ठीक है, आगे देखें कि जब भगवान बुद्ध के काल में अवंती का शासक था एक चंड प्रद्योत, इनका नाम कहीं बार आएगा जब हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो देखो भगवान बुद्ध के समय अवंती के जो शासक हैं चंड प्रद्योत, वो क्या करते हैं, भगवान बुद्ध के दौरान, काल के दौरान चंड प्रद्योत है ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, जो कहाँ के शासक थे, अवंती के। और ये किसके प्रभाव में आकर, एक बौद्ध भिक्षु है महाकच्चायन नाम के बौद्ध भिक्षु के संपर्क में, उनके प्रभाव में आकर ये बौद्ध बन जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके बारे में हमें एक उल्लेख और मिलता है कि इन्होंने वत्स नरेश
वत्स महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा था पहले, वहाँ का शासक है उदयन। इसके बारे में हमने कल भी काफ़ी चर्चाएं की थी कि महाकवि भास के द्वारा भी ग्रंथ लिखे गए थे काफ़ी, है ना, बहुत सारे हर्षवर्धन ने भी लिखे थे जिनमें इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो चंड प्रदोत ने क्या किया था, वत्स नरेश उदयन को पराजित किया था, ठीक है। और चंड प्रदोत ने क्या किया फिर, इन्होंने जब ये पराजित हो गए, चंड प्रदोत से उदयन जब पराजित हो गए, तो इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री वासव दत्ता, ठीक है, अपनी पुत्री वासव दत्ता का विवाह कर दिया, किसके साथ, उदयन के साथ में, चंड प्रदोत ने संधि के दौरान, ठीक है। जब ये राजा पराजित हुआ तो पराजित होने के बाद में अपनी जो पुत्री है उसका विवाह इसके साथ में करके आपस में संधि कर ली, ठीक है, और आपसी संबंध बनाए रखा आगे भी, ठीक है। आगे बात करें अवंती की स्थापना। अवंती महाजनपद की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किनके द्वारा मानी जाती है, यदुवंशी, यादव वंश के शासकों द्वारा अवंती की स्थापना मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो यादवों की एक शाखा मिलती है हमें, हेहई वंशी, हेहई शाखा है, ठीक है। ये जो शाखा है इसके जो इनके द्वारा, इनकी शाखा के व्यक्तियों के द्वारा, शासकों के द्वारा अवंती की स्थापना मानी जाती है, ठीक है। आगे देखें, अब हम नेक्स्ट महाजनपद की बात करते हैं कंबोज। तो कंबोज की अगर हम बात करें कि ये महाजनपद कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो देखें कि वर्तमान समय में कंबोज की स्थिति मिलती है हमें पश्चिमी कश्मीर, ठीक है, और अफगानिस्तान का कुछ भूभाग। हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैप के जरिए बताया था कि सॉरी ये तो बहुत ही खराब बन गया मैप। देखो ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला। वर्तमान समय में हमारा जो देश है भारत, उसमें वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार देखें तो वर्तमान समय के अनुसार देखें तो 2 महाजनपद हैं जो भारत से बाहरी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। एक तो आता है गांधार और एक आता है कंबोज, ठीक है। गांधार पूरा अफगानिस्तान वाले एरिया में आता है और कंबोज है ये भी इस वाले एरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो 2 महाजनपद हैं ये भारत वर्तमान समय के भारत के मैप से हटकर है, और वर्तमान समय में दक्षिण में असमक जो एक है ये दक्षिण भारत में है और बाकी सब इस वाले एरिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात करें कंबोज की, तो कंबोज में देखो क्या है, इसकी स्थिति कहाँ पर थी, पश्चिमी कश्मीर, ठीक है। कश्मीर वाले भाग की बात करें तो ये जो कश्मीर है इसका पश्चिम वाला भाग, ठीक है, और अफगानिस्तान का कुछ भूभाग, इधर अफगानिस्तान वाला एरिया है उसका कुछ भूभाग मतलब इस वाले मध्य वाले क्षेत्र में, और गांधार महाजनपद का पड़ोसी क्षेत्र, गांधार महाजनपद के टच में ये कंबोज महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें, कंबोज की राजधानी क्या थी, तो कंबोज की राजधानी का नाम मिलता है हाटन, ओके। कहीं जगह इसकी राजधानी का उल्लेख हमें राजपुर नाम से भी मिलता है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत में हाटन की जगह कंबोज की जो राजधानी है उसका नाम मिलता है हमें राजपुर, ठीक है। आगे बात करें चाणक्य की, देखें चाणक्य ने क्या कहा, तो चाणक्य ने कंबोज के बारे में एक बहुत ही ऐसा मतलब एक बहुत तारीफ करने वाला, एक बहुत ही इसके महत्व बताने वाला हमें एक नाम मिलता है। क्या नाम दिया इन्होंने कहा कंबोज को वार्ता शास्त्रोपजीवी, वार्ता शास्त्रोपजीवी शब्द का प्रयोग किया है चाणक्य ने कंबोज के लिए। अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो देखो वार्ता मीन्स कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, ठीक है, इनको सम्मिलित रूप से कहा है वार्ता। और शास्त्रोपजीवी, शास्त्रों के द्वारा, ठीक है,
कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार, इनके द्वारा अपनी जीविका चलाने वाला। इट मीन्स हमें ये समझ में आता है कि जो कंबोज है यहाँ पर पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, इन सारी चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस रही होगी और इनके द्वारा ही इनका जो आजीविका का जो कार्य है, जीविका निर्वहन इनके द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, अब आगे देखें, कंबोज एक चीज़ के लिए भी बहुत फेमस था। इसकी एक विशेषता है श्रेष्ठ घोड़ों की नस्ल के लिए। घोड़ों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल यहाँ पर मिलने के कारण हमें कंबोज की प्रसिद्धि का एक कारण मिलता है। क्या कारण है? घोड़ों के कारण, श्रेष्ठ प्रकार की श्रेष्ठ अच्छी नस्ल के कारण, जो घोड़ों की जो नस्ल है इसके कारण भी कंबोज महाजनपद बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे देखें कि हम अंतिम महाजनपद की बात करते हैं। देखो ऐसा नहीं है, आप ये मत समझना कि जैसे 1 बाय 1 मैंने पहले नंबर पे अंग महाजनपद लिखाया तो वो पहले नंबर का ही है। ठीक है, ऐसे मत समझना पहला अंग ही आएगा, आप क्रम से याद करने लग जाओ। सेकंड नंबर का मगध आएगा, थर्ड नंबर का काशी आएगा और 16वें नंबर पे आप गांधार को ही याद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्रम कोई सा भी हो सकता है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो हम बात करते हैं गांधार महाजनपद की। तो देखते हैं कि वर्तमान समय में इसकी स्थिति कहाँ पर है। वर्तमान समय में इसकी स्थिति पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र में। गांधार महाजनपद है अफगानिस्तान के टच में और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। अभी मैंने बताया कंबोज है, कंबोज अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, गांधार से जस्ट ऊपर और अफगानिस्तान के वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है, आप क्रम इनके नंबर ऊपर नीचे उल्टे सीधे कैसे भी हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 15वें नंबर पर भी आएगा या 16वें नंबर पर ही आएगा। ठीक है, आगे बात कर, देखो जिस तरीके से मान लो अभी हम आपको बताएं कि आपको हमारा जो देश है इनके स्टेट से याद करने, राज्य याद करने, आप कोई से भी राज्य को ऊपर नीचे किसी भी प्रकार से क्रम से याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नंबर फर्स्ट पे जम्मू कश्मीर ही याद करें, आप नंबर फर्स्ट पे आपका जो स्टेट है यूपी उसको भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अब देखें गांधार की बात करते हैं। गांधार की स्थिति कहाँ पर है? पेशावर और रावलपिंडी, जो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। और ठीक है, आगे देखें इसकी राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला इसकी राजधानी है। इसकी स्थापना किसके द्वारा मानी जाती है? तक्षशिला एक राजा होते हैं तक्ष, तक्ष नामक राजा के द्वारा तक्षशिला की स्थापना मानी जाती है, जिसकी कहानी हमें मतलब धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखें, रामायण के अनुसार देखें तो जो राजा भरत था, भगवान श्री राम के भाई राजा भरत, उनके पुत्र तक्ष की जानकारी हमें मिलती है रामायण के अनुसार। मतलब रामायण के में एक कहानी मिलती है कि राजा भरत है, उनके पुत्र है तक्ष, उनके द्वारा तक्षशिला की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, आगे देखें कि हमें एक जानकारी और मिलती है कि गांधार के एक राजा हुए पुष्कर सारिन। गांधार के एक राजा हुए पुष्कर सारिन, इनके द्वारा क्या किया गया? अवंती के राजा है चंड प्रद्योत, ठीक है, उनको पराजित करने के प्रमाण मिलते हैं। गांधार के राजा है पुष्कर सारिन, इनके द्वारा अवंती नरेश चंड प्रद्योत को पराजित करने के हमें प्रमाण मिलते हैं। और आगे हमें यह भी चीज़ पता चलती है कि उन्होंने मगध शासक, मगध का जो साम्राज्य है उसमें बिंबिसार के राज दरबार में अपना दूत भेजा, इसके जो हमें प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, आगे देखें तो देखो हमने 16 जो महाजनपद है इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, कौन कौन से 16 महाजनपद थे उनकी स्थिति के बारे में हमने देख लिया। अब हमने जब हमारी क्लास स्टार्ट की थी उसके दौरान ही हमने बात की थी कि 16 महाजनपद में 14 जो महाजनपद है वो तो कैसे थे? राजतंत्रात्मक। ठीक है, राजतंत्रात्मक का मतलब जहां पे राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर स्थिति कैसी थी? गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक का मतलब समझ में आता है जहां पर राजा का चुनाव, शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, जनता की सर्वसहमति से किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो देखो
छठी शताब्दी ईसा पूर्व, इस दौरान जब भारत में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, उसी के दौरान साथ में ही दो महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कौन कौन से महाजनपद थे? एक तो वज्जी महाजनपद था और बिल्कुल डेमोक्रेसी, ठीक है, और एक था मल्ल महाजनपद। अब बात करें, ये तो थे महाजनपद, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जो ये महाजनपद थे ये अलग अलग गणराज्यों में बटे हुए थे। इट मीन्स देखो, एक जैसे कोई बहुत बड़ा हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा देश है पूरा भारत, उसके अंदर बहुत से स्टेट बटे हुए हैं, अलग अलग स्टेट हैं, ठीक है। अब ये गण है अलग अलग, आज हम उनको स्टेट कहते हैं, ये अलग अलग राज्य हैं, लेकिन सभी राज्यों का एक देश है, ठीक है, समझ में आ गया। सेम उसी तरीके से जो ये महाजनपद है, महाजनपद की काउंटिंग मतलब इसकी गिनती तो एक में होती थी कि ये एक महाजनपद है, लेकिन ये अलग अलग गणों में बटे हुए थे, ठीक है। तो बात करें कि महाजनपद जो है वज्जी महाजनपद में कितने गणराज्य थे? 8 गणराज्य थे। वज्जी महाजनपद 8 गणराज्यों में बटा हुआ था, जबकि मल्ल है वो 2 गणराज्यों में बटा हुआ था। मल्ल के अंदर 2 गणराज्य थे, ठीक है। आगे देखें कि गणतंत्रात्मक राज्यों की जानकारी, हमें इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, किसके जरिए हमें पता चलता है? तो एक रिज डेविस नामक जो व्यक्ति है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1903 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी बुद्धिस्ट इंडिया नामक इन्होंने पुस्तक लिखी 1903 में। इसके अंदर सर्वप्रथम हमें गणतंत्रात्मक राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात देखो एक और विद्वान है काशी प्रसाद जायसवाल। ये क्या करते हैं, इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है हिंदू पॉलिसी, और पुस्तक कब लिखी गई? 1924 में, जिसमें इन्होंने गणतंत्र राज्यों की जानकारी प्रदान की। देखो ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि कुछ विद्वान, कुछ अनेक जो अंग्रेज इतिहासकार थे वो ऐसे कहते थे कि भारत के अंदर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर राजाओं के द्वारा जनता पर शासन किया जाता था और वहाँ की जनता के ऊपर राजा अत्याचार करते थे, जनता को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। तब कुछ विद्वानों ने इस बात को नकारने के लिए कुछ प्रमाण पेश किए, कुछ सबूत रखे कि ऐसा नहीं था, भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी मौजूद थी। इसलिए ये कुछ विद्वानों ने अपनी पुस्तकों के जरिए ये चीज़ प्रस्तुत की, ये सारी चीज़ें उनको बताई। तो देखो जो काशी प्रसाद जायसवाल है ये क्या करते हैं, इनकी पुस्तक है हिंदू पॉलिसी, इसमें इन्होंने गणतंत्रात्मक जो राज्य हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया। अब हम देखें कि इन्होंने कितने जो 3 भाग है वो कौन कौन से थे। तो देखें, एक नंबर फर्स्ट है शुद्ध गण, एक है कुलीन गण और एक है मिश्रित गण। अब हम बात करें कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये तीनों कैसे हैं, इनको अलग अलग भागों में किस आधार पर बांटा गया। तो बात देखें कि नंबर फर्स्ट है शुद्ध गण को देखें। इसमें क्या है कि वे गण जिनके शासन संचालन में सभी वयस्कों की समान रूप से भागीदारी रहती थी, मतलब वयस्क जन, संपूर्ण सभी वयस्क जन उस गण में उपस्थित सभी व्यक्तियों को, मतलब सीधी सी सिंपल सी बात है कि सभी को समान रूप से मताधिकार करने का, अपना राजा चुनने का अधिकार प्राप्त था। वो तो क्या कहलाए? शुद्ध गण, ठीक है। आगे बात करें हम नंबर सेकंड कुलीन गण की, तो कुलीन गण में क्या आता है, कौन आते थे? इसमें क्या होता है, वे गण जिनके शासन में, उनके शासन का संचालन करने में कुलीन वर्ग के लोगों की भागीदारी रहती थी। मतलब श्रेष्ठ वर्ण, पुरोहित वर्ण आ गया, व्यापारी वर्ण आ गया, अच्छे वाले जो वर्ण हैं, जो उस टाइम जो इनकी मान्यता थी, उच्च वर्ग के लोगों को ही अधिकार था, वो अपने राज्य का, अपने राजा का चुनाव करते थे। समझ में आ गया? इससे सिंपल सी बात है, इसे समझ में आ रही है कि कुलीन गण मतलब ओनली कुलीन वर्ग के लोगों के हाथ में शासन रहता था, वो ही अपने राजा का चयन कर सकते थे, ठीक है। अब बात करें नंबर थर्ड मिश्रित गण। इट मीन्स वे गणराज्य, वो गण जिनमें अपने शासक को चुनने के लिए सम्मिलित रूप से कहीं जगह तो वयस्कों द्वारा,
कहीं जगह कुलीन वर्गों के द्वारा, कहीं जगह सम्मिलित रूप से अपने शासक को चुनने की अनुमति थी, अधिकार प्राप्त था। समझ में आ गया? सिंपल सी बात, इन तीनों का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखें। अब बात करें कि आरजी भंडारकर ने गणतंत्रों पर अध्ययन करने के बाद में गणतंत्र दो प्रकार के बताए। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से प्रकार के बताए? तो इन्होंने बताया एक तो विशुद्ध गणराज्य और एक क्षत्रिय अभिजात गणराज्य। बात करें कि विशुद्ध गणराज्य कौन से होते हैं, तो वे गणराज्य जहां शासन संचालन में सभी नागरिक समान रूप से भाग लेते थे। और क्षेत्रीय या अभिजात गण की अगर हम बात करें तो वे गण जहां पर ब्राह्मणों की बजाय क्षत्रियों को संचालन में अधिक अधिकार प्राप्त था। मतलब ब्राह्मण वर्ग को इंपॉर्टेंस ना देकर, नाम से ही पता चल रहा है क्षत्रिय, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्षत्रिय, मतलब क्षत्रियों को ही ज्यादा अधिकार यहाँ पर प्राप्त थे, ब्राह्मणों को कम अधिकार प्राप्त थे। शासन सत्ता इनको चुनने का, अपने शासक को चुनने का ज्यादा अधिकार किनको प्राप्त थे? क्षत्रिय वर्ग के लोगों को। ठीक है, अब आगे देखें कि शासन व्यवस्था। अब हमने ये तो बात कर ली कि गणराज्य थे, गणराज्य क्या होते थे, गणराज्य कितने कितने प्रकार के होते थे। लेकिन अब हम देखें कि यहाँ पर शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी। ठीक है, अब देखो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 600 ईसा पूर्व यानी 600 BC। ओके, इसमें क्या होता है कि कुछ गणराज्य ऐसे थे जैसे वज्जी, कुरु, पांचाल, कंबोज, मल, मतलब कुछ महाजनपद ऐसे थे। इनके अंदर कुछ गण ऐसे आते थे जो जहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे आते थे जो गणराज्यों के अंतर्गत आते थे। ठीक है, आगे बात करें कि इनमें क्या होता था, राजा वंशानुगत नहीं होता था, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, इसमें राजा वंशानुगत नहीं होता था और क्या होता था, जनता के द्वारा चुना हुआ होता था। ठीक है, जनता अपने राजा का चुनाव करती थी। इसमें देखो क्या होता है कि चाणक्य, कौटिल्य भी जिसका नाम है, विष्णुगुप्त भी जिसका नाम है, इन्होंने, इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में सब जानते हैं कि ये पुस्तक इनकी है, चाणक्य की। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा कि गणराज्यों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को राज्य का स्वामी या राजा समझता था। लोगों को इतना अधिकार होता था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को राजा के समान, राज्य अपने आप को शक्तिशाली समझता था। ना तो कोई छोटा होता था, ना ही कोई बड़ा होता था। और राज्य संचालन, शासन संचालन के लिए योग्य प्रतिनिधियों और व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था। इन्होंने क्या बताया कि गणराज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति होते थे एक गण के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति इतने स्वतंत्र रूप से इतने होते थे, वो अपने राजा का चुनाव करने में इतने समर्थ होते थे और उनके अंदर इतनी शक्तियाँ होती थी, उनको प्राप्त थी कि वो अपने शासक को, अपने राजा को कभी भी हटा सकते थे। और इस प्रकार उनके अंदर वो अपने आप को खुद राजा के समान शक्तिशाली समझते थे। ठीक है, आगे देखें। अब हम कुछ पदों की बात करते हैं, कुछ अधिकारियों की बात करते हैं कि शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए कोई ना कोई पदों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। तो देखो, गणतंत्रात्मक राज्यों में एक पद का नाम मिलता है गणपति या गणश्रेष्ठ। तो देखो, हम बात करें कि गणपति या गणश्रेष्ठ क्या था, तो इसमें देखो कि गणराज्य का प्रमुख जिसे हम राजा भी कह सकते हैं, वो गणपति या गणश्रेष्ठ कहलाता था, जो संघ का मुखिया भी होता था और इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। ये एक तरीके से राजा ही होता था। देखो, ये आ गया, इसे राजा भी कहा जाता था। गण का प्रमुख क्या कहलाता था? गणपति। ठीक है, आगे देखें, उदाहरण के रूप में हम समझे, हम देखते हैं शाक्य गण के राजा शुद्धोधन, जिनके पुत्र कौन थे? भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध। ठीक है, इनके लिए हमें एग्जाम्पल में हमें मिलता है, उदाहरण के तौर पर हम समझे कि जैसे हम पढ़ते हैं शुद्धोधन कौन थे? शाक्य गण के शासक थे। ठीक है, उस तरीके से तो इनके लिए राजा शब्द का भी प्रयोग मिलता है हमें। इसी प्रकार से हम बात करें कि लिच्छवी वंश, जो लिच्छवी वंश है, वहाँ के गणपति, मतलब वहाँ के शासक कौन थे? चेटक। ठीक है, इनके लिए भी राजा शब्द का प्रयोग मिलता है। और देखो, गणपति की सहायता या गणश्रेष्ठ की सहायता के लिए इन लोगों के द्वारा एक मंत्री परिषद का भी गठन किया जाता था।
ठीक है। मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। अब बात करेंगे मंत्री परिषद क्या होती थी, मंत्री परिषद में कौन कौन से व्यक्ति होते थे। तो देखें हम कि मंत्री परिषद क्या होती थी, गणपति या गण श्रेष्ठ या गण प्रमुख को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए एक 9 सदस्यीय दल व्यक्तियों की एक संस्था होती थी। कितने व्यक्ति होते थे इसमें? 9 सदस्य, जिनकी संस्था होती थी जिसमें 9 सदस्य होते थे। और उनका कार्य क्या होता था? अपने राजा को सलाह देना। किसी भी मैटर पर, किसी भी बात पर आपसी सलाह मशवरा करने के बाद ही गणपति को कोई फैसला लेने का अधिकार होता था। इन 9 सदस्यों के द्वारा ही कोई भी बात का डिसीजन लिया जाता था और उसके बाद में राजा अपने अंतिम निर्णय पर पहुंचता था। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया मंत्री परिषद क्यों होती थी? अपने गणपति, अपने राजा, अपने शासक को सलाह देने के लिए। ठीक है, अब हम बात करें नंबर 3, इसमें एक पद और मिलता है हमें, परिषा। परिषा क्या होता है? परिषा का मतलब होता है कि गण राज्य की मुख्य संस्था, ये एक संस्था का नाम है और जिसको परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, अब परिषद क्या होती है हम देखें कि गणपति व मंत्री परिषद के सम्मिलित रूप से परिषा के प्रति ये उत्तरदायी होते थे। ये दोनों गणपति और मंत्री परिषद मुख्य रूप से सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? परिषा के प्रति। ठीक है, अब हम अगर एक एग्जाम्पल के जरिए देखें कि परिषा को अगर हम समझे तो वर्तमान समय में जिस प्रकार से लोकसभा होती है, वर्तमान समय में एक लोकसभा होती है, जिस तरीके से हमारे देश में सांसद होती है, संसद होती है। ठीक है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है। अब हम बात करें कि जैसे लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा, इसके अंदर मंत्रीगण भी होते हैं और इसके अंदर हमारे राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, सारे होते हैं। ठीक है, मतलब है ना। तो देखो जिस प्रकार से लोकसभा के जो सदस्य होते हैं सम्मिलित रूप से किसी न किसी मैटर पर, किसी न किसी बात पर निर्णय लेते हैं, सेम उसी तरीके से जो परिषा होती थी इसके अंदर गणपति और मंत्री परिषद के सदस्य सभी लोग होते थे। ठीक है, और ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? परिषा के प्रति। ठीक है, तो आगे बात करें कि ये वर्तमान समय में लोकसभा के समान है और इनके सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा? जनता के द्वारा। जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होकर जाते हैं उसी प्रकार से परिषद के जो सदस्य हैं वो भी उस टाइम जनता के द्वारा चुने हुए होते थे। ठीक है, आगे बात करें इसके सभी सदस्य भी, अब इसमें देखो एक डिफरेंस मिलता है। परिषद के अंदर जितने भी सदस्य होते थे वो सभी अपने आप को अलग अलग, स्वयं अपने आप को एक राजा के समान समझते थे, है ना। तो आगे देखें इनकी संख्या का निर्धारण किस प्रकार से होता था? ये उस गण की संपूर्ण जनसंख्या पर डिपेंड करता था। ठीक है, उस गण में जितनी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में, उसी के आधार पर वहाँ के परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता था। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से वर्तमान समय में अभी हम लोकसभा क्षेत्र देखें, विधानसभा क्षेत्र देखें अपने अपने हिसाब से, तो वहाँ पर कितने सदस्य का चुनाव होने के बाद में लोकसभा में जाएंगे उसका निर्धारण किसके आधार पर होता है? कि उस लोकसभा क्षेत्र में कितने सदस्य हैं, होता है ना। उसी अकॉर्डिंग इस टाइम भी यही सिस्टम था कि प्रत्येक गण में कितने सदस्य हैं, वहाँ कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर ही वहाँ के सदस्यों की संख्या फिक्स की जाती थी। तो हमें एक एग्जाम्पल मिलता है कि लिच्छवी जो गणराज्य हैं उसमें जो परिषद थी उसके जो प्रतिनिधियों की संख्या देखो कितनी थी? 7700। इट मीन्स आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या इतनी बहुत ज़्यादा रही होगी। ठीक है, आगे देखें, अब परिषद के बाद में हमें एक संस्था का नाम मिलता है संस्थागार। संस्थागार क्या होती है? तो देखें कि ऐसी संस्था जिसमें परिषद के सदस्य समझ में आ गए, वो सदस्य जो जनता के द्वारा चुने हुए होते थे और उनको परिषद में जगह प्रदान की जाती थी। ठीक है, और मंत्री परिषद के सदस्य, ठीक है, और गणपति एक साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे। ये वर्तमान समय में अगर हम देखें तो संपूर्ण संसद मान सकते हैं हम इसको। जिस तरीके से संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सब एक साथ बैठते हैं,
सेम उसी तरीके से संस्थागार ऐसी संस्था थी जिसमें परीक्षा के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य और गणपति जो इनका मुखिया होता था वो एक साथ वहाँ पर बैठते थे। ठीक है, आगे बात करें, वही मैटर इनका, वही बात किसी विषयों पर चर्चा करने के लिए, वाद विवाद हो जाने पर, हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो सर्वसहमति से इसमें निर्णय लिए जाते थे कोई भी वाद विवाद हो जाने के कारण। ठीक है, अब बात करें संस्थागार में निश्चित सदस्यों का होना आवश्यक था। उसे हम क्या कह सकते हैं, वर्तमान समय में जैसे कोरम होता है, जैसे हम फिक्स करते हैं कि किसी सभा के अंदर 1/6 सदस्य होना जरूरी है या 1/3 होना जरूरी है, होता है ना ऐसा। सेम उसी तरीके से फिक्स इनका कोरम निश्चित था कि यहाँ पर पूरी संस्थागार में लगभग कितने सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखें कि जिस विषय पर चर्चा की जा रही है, देखो इसमें एक चीज़ होती है कि किसी मैटर पर अगर बात की जा रही है, एक सेकंड रुकिए आप, एक सेकंड रुकिए। तो देखो संस्थागार के बारे में हम बात कर रहे थे, इसमें देखो क्या होता है कि किसी मैटर पे, किसी बात पे चर्चा चल रही है, तो आगे देखो इसमें कैसे देख सकते हैं हम कि इसमें क्या होता था कि अगर कोई टॉपिक है, कोई बात है, किसी बात पे मतभेद हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो अब प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होता था उसमें, है ना। वो क्या करते थे, चर्चा की जाती थी पक्ष और विपक्ष में। मतलब जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी संसद भवन में किसी बात पर या किसी विषय पर, जैसे मान लो कोई अधिनियम पारित किया जा रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, कोई भी चीज़ फिक्स की जा रही है, तो उसमें देखो सभी सर्वसहमति होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता, कोई ना कोई तो मतभेद होता ही आपस में। तो कुछ तो उसके पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, है ना, होता है ऐसा। तो देखो सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करने का सबको अधिकार प्राप्त था। अब उसमें देखो क्या होता था कि एक सेकंड रुकिए, इसमें देखो क्या होता था कि अपना मत प्रस्तुत करने के लिए इसमें कुछ इनका कुछ अलग ही तरीका होता था, कुछ रंगीन सलाखाएं होती थी, मतलब कुछ चीज़ें होती थी जिनके माध्यम से मत प्रस्तुत करना या मतभेद जो भी है, सारी चीज़ें इनको ऐसे इस तरीके से इनका डिसाइड किया जाता था। और इन सलाखाओं के माध्यम से आपने वो सिस्टम होता देखा होगा, जैसे पहले जैसे किसी के मत में समर्थन में मत दिया है कि नहीं दिया, पहले वोटिंग होती थी, आपको पता है चिट्ठी के माध्यम से वोटिंग हुआ करती थी, है ना। किसके पक्ष में है वो उस चिट्ठी के माध्यम से उसमें उसका नाम लिख के रख दिया जाता था, है ना, वो जो सिस्टम होता था। सेम उसी तरीके से इस प्रकार का यहाँ पर सिस्टम था, कुछ चीज़ें होती थी इस तरीके की, और उनके अनुसार जो समर्थन में है वो अलग तरीके से, जो असमर्थ है या जो उसके पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है, वो उनका निर्धारण इनके माध्यम से होता था। और फिर बाद में जब पूरा संपूर्ण तरीके से पूरा मतदान, मतलब पूरे विषय पर चर्चा हो चुकी होती है, तो उनको एकत्रित करने का जो कार्य करता था वो एक नाम मिलता है हमें, सलाका ग्राहपक। ठीक है, सलाका ग्राहपक नाम का अधिकारी का हमें नाम मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाका ग्राहपक क्या होता है, मत प्रस्तुत करने के लिए जो सलाखाओं की को प्रयोग में लिया जाता था, कलरफुल होती थी, रंगीन होती थी। ठीक है, हो सकता है कि शायद ये मतलब अनुमान से हम बता रहे हैं कि इस तरीके से करते होंगे, जैसे कुछ रंगीन होती होगी, अलग अलग रंगों का डिसाइड ये लोग करते होंगे कि जो समर्थन में है वो इस रंग का प्रयोग करेंगे, जो समर्थन में नहीं है वो अलग रंग का प्रयोग करेंगे। शायद अनुमान के जरिए बता रही हूँ मैं, इस तरीके से करते होंगे। जिनकी ज़्यादा संख्या होगी वो पक्ष वाले हो जाते होंगे, जिनकी संख्या कम है वो विपक्ष, मतलब जो जिसकी ज़्यादा होगी उसको मान्य कर लिया जाता होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से कि जैसे किसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं वो विजय, जिसे वोट कम प्राप्त हुए वो पराजित हो जाता है। उसी प्रकार से पक्ष विपक्ष का ये लोग
निर्धारण करते थे। ठीक है, तो उनको एकत्रित करने का कार्य किनके द्वारा किया जाता था? उस अधिकारी को, जिस अधिकारी के द्वारा ये किया जाता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? शलाकाग्राहक। ठीक है, अब बात करें कि संस्थागार में, जो ये संस्थागार है इसमें बैठने के स्थान को आसन कहा जाता था, आसन कहा जाता था। ठीक है, और इस जिस अधिकारी के ऊपर, जो अधिकारी, इसमें भी एक अधिकारी फिक्स किया जाता था, वो क्या करता था? सभी व्यक्तियों का जगह या स्थान निर्धारित करता था कि कौन से स्थान पर कौन सा बैठेगा, सही तरीके से उनको बिठाने का जो मैनेजमेंट का कार्य होता था वो अधिकारी होता था। उस अधिकारी को क्या कहा गया है? आसन प्रज्ञापक। ठीक है, समझ में आ गई? स्थान को आसन कहा जाता था। ठीक है, जहां पर संस्थागार में जो व्यक्ति बैठते थे उस स्थान को आसन कहा जाता था, और उस आसन जो स्थान है वहां पर सभी व्यक्तियों को बिठाने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पर होती थी उस व्यक्ति को, उस अधिकारी का नाम क्या था? आसन प्रज्ञापक। ओके, आगे देखें। अब बात करें कि इसके अलावा देखो कुछ चीजें और होती थी। एक सेकंड रुकिए। संस्थागार, ठीक है, ये संस्थागार हो गई। इसके बाद में अगर हम बात करें कि कुछ जिस तरीके से वर्तमान समय में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोगों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए वर्तमान समय में जैसे पुलिस प्रशासन होता है, इसमें बात करें हम आर्मी पॉलिसी। ठीक है, आर्मी पॉलिसी मतलब सैन्य पॉलिसी। ठीक है, सैन्य पॉलिसी या पुलिस जो प्रशासन वर्तमान समय में हम पुलिस की उसमें समझ सकते हैं। तो देखो इसकी हिंदी वाली स्लाइड नहीं है, मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ। ठीक, समझा देती हूँ। देखो तो इसमें देखो अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए, अपराधों को कंट्रोल करने के लिए आर्मी मतलब जो पुलिस है, सेना है, उसका गठन किया जाता था, और जो उसका प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? सेनापति। ठीक है, प्रमुख को सेनापति कहा जाता था। और इसमें हमें एक चीज़ और मिलती है कि इस जो ये सेनापति होता था इसके अंडर में अनेक सैनिक होते थे, मैनी सोल्जर्स मतलब बहुत सारे सिपाही होते थे। ठीक है, और होता क्या था कि इनके ऊपर कमांड करने का कार्य किसके द्वारा होता था? किसके नियंत्रण में? गणपति के नियंत्रण में ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें एक चीज़ और होती थी कि एंटायर पब्लिक मतलब जनता, आम जनता जो थी, पूरी जनता थी, उनको उनकी सेवा करने के लिए, उनमें नियंत्रण करने के लिए, अपराधों से कम करने के लिए, वहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए, और जो आर्मी होती थी उनके साथ में कुछ ऐसे सिपाही होते थे जैसे वर्तमान समय में पुलिसकर्मी होते हैं ना, सेम उसी तरीके से उस टाइम पर भी सेना का नियुक्ति की जाती थी। सेना के साथ में बहुत से सैनिक होते थे। ठीक है, इसके अलावा देखो अब इनका कार्य क्या था? अपराधियों को पकड़ना, ठीक है, शांति बनाए रखना, सारी चीज़ों को नियम और आदेशों की पालना करने के लिए, सारी चीज़ों के तरीके से मतलब यहाँ का प्रशासन एकदम सुव्यवस्थित था। वर्तमान समय में जिस तरीके से पुलिस का कार्य होता था देखो, तो उसी तरीके से उस टाइम भी पुलिस का अरेंजमेंट होता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उस टाइम वो उसको पुलिस कहते थे, पुलिस नाम तो अभी हम वर्तमान समय में काम में लेते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय जो आर्मी होती थी, जो सेना होती थी, उनकी वो जो सेनापति होते थे, उनके अंडर में जो लोग कार्य करते थे, सैनिक, ठीक है, वो जो सैनिक थे वो पुलिस की भांति कार्य करते थे, और जो वहाँ की आम जनता थी वो भी ज़रूरत पड़ने पर सेना की सहायता करते थे एज ए पुलिसकर्मी। समझ में आ रहा है? मतलब पुलिसकर्मी के भांति ही वहाँ की आम जनता थी, वो भी पुलिस के सपोर्ट में कार्य करती थी। ठीक है, समझ में आएगा? मॉडर्न मतलब आधुनिक टाइप की पुलिस के समान ही वहाँ पर सैन्य की व्यवस्था थी। ये चीज़ समझ में आ गई? आगे देखें। अब इन चीज़ों के अलावा कुछ अन्य पद भी वहाँ पर होते थे। कौन कौन से पद होते थे बात करें अगर हम, तो देखो कुछ अन्य अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद रहते थे। कौन कौन से अधिकारी होते थे जिनके अलग अलग श्रेणियों में वो लोग विभाजित होते थे?
तो देखो संस्थागार में काम करने वाले कुछ अन्य अधिकारी मिलते हैं, आसन प्राध्यापक अभी हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा गणपूरक, सलाहकार, ग्राहक, ये जो अधिकारी हैं ये हमें नाम मिलते हैं। इनके अलावा नाम मिलता है हमें महापात्र, व्यवहारिक, सूत्रधार, मतलब ये कुछ अधिकारियों का हमें नाम प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, है ना, कुछ परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां हो जाए, उसमें क्या होता था, गणराज्य के नागरिक है, जो गणराज्य मतलब सभी जो नागरिक है वहाँ के, वो अपने राजा की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, ठीक है। न्याय व्यवस्था का उत्तम प्रबंध था। इसके अलावा झगड़ों और विवादों के लिए स्थानीय सभा में जो सभागार होती थी वहाँ पर संस्थागार में बैठक बुलाई जाती थी, ठीक है। जिस तरीके से, जैसे मान लो वर्तमान समय में कोई लफड़े, जैसे कोई लड़ाई झगड़े दंगे हो जाते हैं, पंचायत बुलाई जाती है या फिर हम कोर्ट केस वगैरह जो सारी चीज़ें होती है, उस टाइम पे क्या होता था, उनकी न्याय व्यवस्था के उचित प्रबंध थे, सारा प्रबंधन एकदम बहुत अच्छा हुआ करता था और वहाँ पर मीटिंग बुलाई जाती थी, कहाँ पर, संस्थागार में, फिर वहाँ के लोगों के द्वारा उस पर फैसला लिया जाता था, ठीक है। फिर देखें कि गणराज्य का शासन चलाने के लिए, अब हमने सारी बात कर ली, अब हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि वहाँ के गणराज्यों को इनकम कहाँ से प्राप्त होती थी, उनको आय कहाँ से प्राप्त होती थी। तो देखो, शासन चलाने के लिए लोगों द्वारा कृषि और व्यापार पर कर दिया जाता था। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है कर, ठीक है, जनता के द्वारा कर वसूलना, जनता से कर वसूलना, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, कृषि से मिलने वाला कर, व्यापार से मिलने वाला कर। इसके अलावा देखो, कहीं किसी व्यक्तियों पर जुर्माने लगाए जाते थे। प्रेजेंट टाइम में भी आपको जैसे देखते होंगे कि कोई अपराधी है, जो भी किसी ने कोई घटना जो भी हो गया, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। वो जो जुर्माना से मिलने वाले जो पैसे हैं, जो धन है, वो सरकार के अंडर में जाते हैं, ठीक है, वो सरकार के पास में ही जाते हैं। उसी तरीके से इनके पे ऊपर भी जो जुर्माने लगाए जाते थे, उनसे प्राप्त आय गणराज्य के अंतर्गत मानी जाती थी। गणराज्य उससे क्या करते थे, इसके अलावा देखो, जो आय प्राप्त होती थी उनको वो किस रूप में काम में लेते थे, मंत्री परिषद, सेना, जो ये सैन्य व्यक्ति होते थे, पुलिस जैसे, उनको वेतन देने का कार्य करते थे, ठीक है। जनता की सेवा के लिए ये लोग उन धन को काम में लिया करते थे। समझ में आ गई बात? हाँ जी। आगे देखें, इसमें एक चीज और देखो, वनों से प्राप्त आय, ठीक है, खदानों से प्राप्त आय, वन से जैसे लकड़ी, कोई कीमती लकड़ियाँ भी होती होगी, कीमती चीज़ें, जड़ी बूटियाँ, जो भी चीज़ें होती होगी, उनसे प्राप्त आय, खदानों मतलब कुछ धातु खनिज वगैरह जो भी प्राप्त होते होंगे, उनसे जो आय मिलती है, वो सब गणराज्य के अंतर्गत मानी जाती थी, जिससे गणराज्य उनसे प्राप्त धन से वो इन लोगों की और जनता की सेवा करने का कार्य करते थे, ठीक है। आगे देखें, अब हम बात करें प्रशासनिक इकाई की बात करें कि वर्तमान समय में प्रशासन की इकाई अभी हम देखते हैं कि जैसे हम एक सबसे निचले स्तर पर देखें, क्या होता है, गांव, ठीक है। गांव के बाद में होती है तहसील, तहसील के बाद में आता है जिला, और जिला के बाद में आता है राज्य, और फिर देश। ये क्या है, इकाइयां हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम बात करें कि उस समय किस किस प्रकार की इकाइयां प्रचलित थी, तो वहां पर भी देखो, प्रांत, जिले, तहसील और गांव के आधार पर ही वहां पर अलग अलग चीजों में ये बटे हुए थे, ठीक है। आगे देखें कि अगर हम बात करें बौद्ध और जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथों में हमें गणराज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में और राजनीतिक जीवन की संपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती है। अब हम देखो, बार बार महाजनपदों में हम जैन और बौद्ध, इनका नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि लगभग जब ये महाजनपदों का उदय हुआ, उसी दौरान बौद्ध काल और उसे लगभग जैन धर्म, भगवान महावीर का जो काल है, इनके काल के दौरान भी ये सारी चीज़ें, ये महाजनपद अस्तित्व में थे। तो उस समय लिखे गए ग्रंथों में हमें इन महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो अगर हम आगे देखें कि जातक ग्रंथों,
जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। महापरिनिर्वाण सूत्र, ललित विस्तार आदि जो ग्रंथ हैं इनमें गणराज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इन्हीं ग्रंथों में एक ग्रंथ में ये कहा गया है कि वैशाली गणराज्य के बारे में तो ये कहा गया है कि यह इतना सुशासित और सुव्यवस्थित था कि भगवान गौतम जो बुद्ध हैं वो अधिकतर यहाँ पर आया करते थे, ठीक है। भगवान गौतम बुद्ध को ये वैशाली जो है ये बहुत अधिक प्रिय था। तो इस जगह पर यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी अत्यंत सुचारू रूप से बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान बुद्ध यहाँ पर अधिकतर आया करते थे, ठीक है। अब हम आगे देखें कि देखो हमने सारी चीज़ें देख ली, फिर हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इन गणराज्यों का पतन हुआ, क्योंकि इनके बाद में हम देखेंगे कि लगभग छोटे छोटे जितने भी गणराज्य थे सभी का पतन हो गया। और जो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली गणराज्य था, जनपद था, महाजनपद था, उनका ही अस्तित्व रहता है, बाकी सभी का विनाश हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। तो इनका रीजन क्या था, कारण क्या था कि ऐसे ही क्या स्थितियाँ आई। तो हम देखें कि 600 ईसा पूर्व गणराज्य अधिक समय तक अस्तित्व, मतलब जब जो गणराज्य मौजूद थे वो अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सके। इसका रीजन क्या था कि वे शीघ्र ही साम्राज्यवादी, देखो वे साम्राज्यवादी व विस्तारवादी नीतियों के शिकार हो गए। साम्राज्यवादी मतलब बहुत अपने जो महाजनपद है, अपना जो क्षेत्र है उसको विस्तृत साम्राज्य में फैलाने की नीति, साम्राज्यवादी भावना और विस्तारवादी अपने क्षेत्र का विस्तार करने की जो भावना थी, उनके ये लोग ये जो गणराज्य हैं ये उनका शिकार हो गए। कैसे हुए कि देखो एक तो गणतंत्रात्मक शासन, एक राजतंत्रात्मक शासन, दोनों की शासन व्यवस्थाएं अलग अलग, दोनों की कार्य प्रणाली अलग अलग। तो इन दोनों में हमेशा जो राजतंत्रात्मक शासक थे और गणतंत्रात्मक जो शासक थे इनके मध्य हमेशा संघर्ष बना रहता था, ठीक है। अब देखो उदाहरण के रूप में हम देखें तो देखो मगध महाजनपद है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, वज्जी गणपद अभी हमने देखा, ठीक है, गणराज्य है। इनके मध्य कौशल और शाक्य जो गण हैं इनमें आपस में हमेशा क्या रहता था, संघर्ष चलता रहता था, जिसके कारण इनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। फिर देखें कि रीजन क्या था कि देखो एक तरीके से हम देखें जो लिच्छवी गणराज्य हैं ये बहुत ही वैभवशाली था, धन संपन्न था। इस कारण मगध के जो सम्राट हैं वो हमेशा ये कोशिश में रहते थे जी, क्या बोल रहे हो आप, दोबारा से लिखना, दोबारा बताइए आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, जब तक मैं बताती हूँ। देखो लिच्छवी जो गणराज्य है ये बहुत वैभवशाली था और आपको पता है कि जो भी क्षेत्र हमेशा सर्वाधिक अच्छा रहा होगा, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं, वहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, वहाँ का वैभवशाली मतलब उसका व्यापारिक महत्व ज़्यादा रहा होगा, हर राज्य कोशिश करता था कि इसको अपन जीत लें, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ये राजतंत्रात्मक शासन थे ये इन गणराज्यों पर हमेशा अधिकार करने की कोशिश करते थे। इसमें देखो जो लिच्छवी गणराज्य है उसके ऊपर मगध हमेशा नजरें बिठाए रखता था जीतने के लिए। तो देखो आगे क्या होता है, लास्ट में लिच्छवी और मगध है ये आपस में पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी में थे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, अभी देखेंगे हम, जस्ट देखो रुको आप 2 मिनट रुकिए। तो देखो ये जो रीजन है गणराज्यों के पतन का समझ में आ गया। इनके आपस में पड़ोसी जो राज्य थे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले, वो हमेशा इनके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते थे इनकी स्थिति सामरिक महत्व को देखते हुए। इसके अलावा देखो कुछ अन्य कारण थे, कौन कौन से कारण थे कि बाह्य आक्रमण के खतरे। देखो बाह्य आक्रमण, बाह्य इस दौरान हमारे देश पर विदेशियों के आक्रमण भी होना प्रारंभ हो गए थे। तो देखो बाह्य आक्रमण के खतरों से भी गणतंत्र में जो गणराज्य थे इनकी आंतरिक शक्तियां कमजोर हो गई, इनकी आंतरिक कमजोरियां भी, मतलब बाह्य खतरे तो थे ही, उसके अलावा इन गणराज्यों में आंतरिक मतभेद भी होने लग गए थे, जिसके कारण इन
शासकों, जिस कारण इनका पतन हुआ और राजतंत्रात्मक शासकों ने इनका लाभ उठाया। अभी हमने चर्चा की थी कि जो गणराज्य थे इनके अंदर जो सभा होती थी इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को ही राजा समझता था। ठीक है, अभी हमने इस बात की चर्चा की थी। तो प्रत्येक व्यक्ति थे, जो सभी व्यक्ति अपने आप को राजा के समान शक्तिशाली समझते थे। तो जरूरी तो नहीं है कि सभी एक समान मत, इनका सबका मत एक जैसा हो। इनके अंदर भी आपस में गुटबाजी होने लग गई, इनके दल बनना प्रारंभ हो गए। अब इनके अंदर ही आपसी मतभेद हो गए, तो ये संपूर्ण गणराज्य को कैसे संभालेंगे। तो इनके आपसी फूट का फायदा उठाया इनके पड़ोसी शासकों ने, पड़ोसी राजाओं ने, और इन पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और इनको विजित कर लिया। ठीक है, इस कारण भी ये भी इनका एक पतन का कारण रहा। तो देखो आपसी कमजोरियों के कारण क्या हुआ, इनकी एकता का अभाव, मतलब इनके अंदर एकता नहीं रही, आपसी मतभेद होने लगा। और कुछ लोग क्या करते थे, सेम वही जो अधिकतर होता है ये राज्यों में, लालच में आकर दूसरे राजाओं के द्वारा दिए गए लालच के चक्कर में ये अपने राज्य की सारी जो गुप्त सूचनाएं उनको दे देते थे। इस कारण भी इनमें क्या हुआ, इन गणराज्यों का पतन होने लगा। आपस में संस्थागार के जो सदस्य थे उनमें गुटबंदी होने लगी, इसलिए विश्वास में कमी होने लगी, इस कारण भी इनका पतन होने लगा। इसके आगे हम देखें कि जब गुटबंदी होने लगी, जब एक ही राज्य में 2 या 3 गुट अलग अलग बन जाएंगे, तो फिर वो राष्ट्र की भावना को भूलकर स्वयं के हित की बात करने लगेंगे, स्वयं के बारे में सोचने लगेंगे। तो हुआ क्या कि ये राष्ट्रीय हितों को भूलकर अपने दल, अपने स्वयं के फायदों के बारे में सोचने लगे। ठीक है, तो ये भी इनके पतन का कारण बना। फिर आगे देखें कि कुछ नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के कारण देश हितैषी बातों को भूल जाना। आगे देखें कि बाह्य गणराज्यों द्वारा दूसरे गणराज्यों में आपस में फूट डालकर उन्हें पराजित करना, ये सारी चीजें गणराज्यों के पतन का कारण बनी। ठीक है, फिर देखें कि इन कारणों की वजह से गणराज्यों का पतन हुआ। अब देखो इनका एक कारण ये भी माना जाता है कि यूनानी शासकों का भी इस दौरान आक्रमण होने लगा था। हम बात करेंगे मौर्य वंश की। मौर्य वंश से पहले अगर हम देखेंगे कि सिंध प्रांत में जब राजा पुरु क्षेत्र में, जो ये हमारा जो सिंध प्रांत वाला क्षेत्र है भारत का, इस क्षेत्र पर यूनानी शासकों का यहाँ पर आक्रमण होता है। इस दौरान भारत में अनेक महाजनपद बटे हुए थे। जो ये महाजनपद थे, जो गणराज्य थे, तो इन बाह्य आक्रमणों के कारण भी इन गणराज्यों का पतन होने लग गया था। ठीक है, और इसके अलावा देखो क्या होने लगा, फिर मगध जो साम्राज्य का उदय होता है वो महाशक्तिशाली बन जाता है और वो अपने आसपास के सभी गणराज्यों को विजित कर लेता है। इस कारण धीरे धीरे सभी गणराज्यों का पतन हो गया। लेकिन देखो सिकंदर का आक्रमण होता है उस टाइम पश्चिमी सीमा पर, लेकिन गणराज्य जो थे वो भी काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे। उन्होंने काफ़ी समय तक अपने यूनानी शासकों बाह्य आक्रमणों को रोके रखा। ठीक है, आगे देखें तो देखो आज की हमारी जो क्लास है, मतलब हमने लास्ट जो टॉपिक है महाजनपद की लास्ट बात जो हमने समझ ली, देख ली, इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा गणराज्यों का पतन क्यों हुआ। ठीक है, हाँ जी, मैं बिल्कुल वही बता रही हूँ कि जैसे फिर मगध का उदय होता है। ठीक है, इन जितने भी हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं उनमें लास्ट में सबसे शक्तिशाली जनपद बचता है मगध, मौर्य वंश। इसने लगभग सभी को अपने अंडर में जीत लिया। उसके बाद में हर्ष वाला जो आप बता रहे हैं वो तो इनके बाद वाला शासनकाल है, जब तक इन गणराज्यों का पतन हो चुका था। ठीक है, तो समझ में आ गई सारी बात। तो हमारा जो टॉपिक है महाजनपद काल आज यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं और आप ये ज़रूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। कोई भी आपको डाउट है हम आपको सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप ऐप में देखो, ऐप के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें जो आपके जितने भी स्टूडेंट है हिस्ट्री वाले, इसमें एक ग्रुप बना हुआ है हिस्ट्री वाला, उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उसके अंदर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ जी, वही तो मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि हर्ष का काल तो काफ़ी बाद में आता है ना। हर्ष का काल तो बाद में आता है। हम देखते हैं कि महाजनपद के बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाला जो सिस्टम है वो आता है। जैन धर्म, देखो जैन और बौद्ध, इनके दौरान ये जो गणराज्य थे ये अस्तित्व में थे। लेकिन बाद में क्या होता है, ब्राह्मण, ये बौद्ध, हिंदू जो सनातन धर्म था उसके इन धर्मों की वजह से जो वैदिक धर्म था जिसे हम सनातन धर्म मानते हैं उनका बिल्कुल पतन सा हो चुका था, है ना। तो बाद के जो शासक होते हैं वो वापस से शैव धर्म के अनुयायी होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, इनका पतन करने का कार्य करते हैं। इनसे रिलेटेड जो गण थे, जो क्षेत्र थे, उन पर अधिकार करते हैं और अपने शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, सभी को अपने क्षेत्राधिकार में ले लेते हैं। इस कारण धीरे धीरे मतलब इन सभी गणराज्यों का पतन हो जाता है, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं हम नेक्स्ट वाली क्लास में जैसे जैसे 1 बाय 1 टॉपिक आते जाएंगे वो हम एकदम से सारी चीज़ें क्लियर होती रहेगी, ठीक है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल देख लेंगे ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके देखेंगे तब, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन बाद में शक्तिशाली तो मगध ही होता है ना, मौर्य वाला। इससे पहले तो जो 2-3 जो वंश होते हैं वो छोटे छोटे वंश होते हैं ना, बाकी सर्वशक्तिशाली तो यही साबित होता है, मौर्य वंश। ओके, चलो ठीक है, आज हम हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल मॉर्निंग में मिलते हैं 11 बजे। तब तक के लिए आप अपने एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पर कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप मैसेज करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है बिल्कुल हम देखते हैं, उनको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। ओके, चलो ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।